हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो सी इंटरमीडिएट, बी कॉम, एम कॉम, एम बी ए, बी बी ए सबके लिए एप्लीकेबल है। बस आपको अगर यदि किसी भी कोर्स में अगर आपको सी इंटरमीडिएट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ज़रा सा भी दिक्कत आ रही तो आप इस वीडियो की सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा और इस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोज़ को देखिएगा। हमारा इस ऑब्जेक्टिव क्या है इस वीडियो में? इस वीडियो में हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम लोग हर एक सब्जेक्ट को हम बेसिकली इस वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे और ब्रीफली हर एक चैप्टर की मैराथन लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। पहला चैप्टर है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो, अब मैं ये अजम्पशन लेके चलता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा चीज़ों का। देखो, हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली लॉन्ग टर्म सोर्सेज जो होती है फाइनेंस की, जैसे कि हमारा इक्विटी हो गया, हमारा डेट हो गया, हमारा प्रेफरेंस शेयर हो गया, हमारा रिटेन अर्निंग हो गया, मतलब वो प्रॉफिट का वो पार्ट जो हमने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। इस चैप्टर को पढ़ते टाइम हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी हर एक सोर्स जो फाइनेंस की कम से कम कॉस्ट आए। ठीक है, तो बेसिकली हमें एग्जाम में इक्विटी, डेट और प्रेफरेंशियल रिटेन अर्निंग का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चले देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ डेट। हमें ये देखो, ये क्वेश्चन करते टाइम आप लोगों को अज्यूम कर लेना है कि आप एक कंपनी हो। क्या अज्यूम करना है? कि आप एक कंपनी हो, एक्स लिमिटेड। आप लोगों से पैसा ले रहे हो और लोगों को रिटर्न में उनको रिटर्न दे रहे हो। दैट मे बी कॉल्ड इंटरेस्ट, दैट मे बी कॉल्ड डिविडेंड, दैट मे बी कॉल्ड एनी अदर चार्जेस। हम पहला पार्ट हमारा डेट है। डेट जब भी आप देखोगे तो डेट में 10% डिवेंचर्स लिखा रहता है, जिसका मतलब है कि अगर हमने 10,000 के डिवेंचर्स खरीदे हैं मतलब तो हमें 10% उस पर इंटरेस्ट मिलेगा और हमने बेचे हैं तो हमें 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या इस बात को एग्री करते हो कि नहीं? बिल्कुल। अब डेट के तीन तरह के पार्ट होते हैं। अच्छा, 3 तरह के पार्ट होते हैं। पहला हमारे पास है इररिडेमेबल डेट, और दूसरा पार्ट होता है रिडीमेबल, और तीसरा पार्ट होता है कन्वर्टेबल। समझ में मेरे को बिल्कुल नहीं आया तो मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ। हम आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास है इररिडेमेबल, दिख रहा है आप सभी को? हाँ, इररिडेमेबल डेट, जिसका मतलब होता है अगर एक्स लिमिटेड ने 10% डिवेंचर्स बेचे हैं तो उसको वापस नहीं करने हैं, रिडीम नहीं करने हैं, उसको केवल हमें इंटरेस्ट देना है। ध्यान रखिए, आपके पास पैसा आया, इनफ्लो क्या हुआ, हमारे पास ये 10,000 डिवेंचर जो हमने कॉस्ट बेची वो इनफ्लो हुई, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये। आउटफ्लो ये वन टाइम है तो 1x करेंगे, एक बार हुई ना। आउटफ्लो क्या हुआ, हमारे पास इसका इंटरेस्ट 1,000 रुपये एट 10% इंटरेस्ट आउटफ्लो हो रहा है पर एनम, और वो हर एक ईयर मतलब हर साल हो रहा है। फॉर्मूला याद करने का, KD कॉस्ट ऑफ डेट इररिडेमेबल की इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स इज इक्वल टू नेट प्रोसीड। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर 1,000 रुपये डिवेंचर्स आ रहे हैं, इसका इंटरेस्ट पे करना है और 10,000 हमारी नेट प्रोसीड है। नेट प्रोसीड अलग होती है जो हमारी फेस वैल्यू है डिवेंचर्स की, और 1 माइनस टैक्स, फॉर एग्जाम्पल 0.4 टैक्स आया, 40% आया टैक्स रेट का। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर
6% पर एनम। ये 6% क्यों आई? क्योंकि देखो ये हमारे मान लीजिए पीएनएल है, ठीक है। हमारा प्रॉफिट आया 10,000 रुपये और इस पर टैक्स पे करना पड़ता है 40% के हिसाब से 4,000 रुपये टैक्स पे करना पड़ता है। यदि हमने इसका इंटरेस्ट इस डेबिट साइड पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपये, तो अब हमारा प्रॉफिट कितना हुआ सर? हमारा प्रॉफिट हुआ 9,000 पे टैक्स कितना पे करना है सर? 9,000 पे द रेट ऑफ 40% 3,600 पे करना है। मतलब उस 1,000 डिवेंचर्स पे हमारी टैक्स सेविंग हो गई 400 रुपये। इसलिए हम लोग टैक्स को माइनस करते हैं, ठीक है। अब मेरे साथ आप लोग देखोगे रिडीमेबल डेट का, रिडीमेबल डेट मेरे साथ आप लोग देखोगे। पूरी वीडियो देखना क्योंकि आगे मैं और भी एक मास्टर क्वेश्चन कराऊंगा। फॉर्मूला सिमिलर रहेगा बट थोड़ा सा एडिशनल डिटेल हो जाएगी। इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स तो सेम रहेगा, प्लस करेंगे रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड। मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो हमें रिडेबल डेट में क्या होता है, हमने 10,000 रुपये डिवेंचर्स बेचे, बाद में हमें वो उसको कंपनी को पे करने हैं 12,000 डिवेंचर्स होल्डर को, प्लस इंटरेस्ट भी देना है एट द रेट ऑफ 10%। तो इंटरेस्ट वाला पार्ट तो अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट वाला पार्ट तो सिमिलर है इस चीज़ से, इसी चीज़ से इंटरेस्ट वाला पार्ट इसी चीज़ से सिमिलर है। पर ये एडिशनल डिटेल आई ओनली बिकॉज ऑफ दिस। रिडम्पशन वैल्यू हमारी इस केस में 12,000 हो जाएगी और नेट प्रोसीड हमारा हो जाएगा 10,000 रुपये। और इसको एवरेज ले लेंगे, अलग एक डिसाइड किया जाता है इसमें एवरेज क्यों लेने का बल्कि नेट प्रोसीड लेने का, बट हम फॉर्मूले पे जाएंगे, ठीक है। तीसरा हमारे पास है कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। मतलब ये कन्वर्टेबल डिवेंचर्स की जो कॉस्ट सिमिलर ऐसे निकलेगी, फर्क सिर्फ इतना है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन द कंपनी इज गिविंग द ऑप्शन टू डिवेंचर होल्डर कि भाई तुम ये बताओ तुमको पैसा चाहिए या तुमको शेयर्स चाहिए। और हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि कंपनी या शेयर होल्ड डिवेंचर होल्डर वो ऑप्शन सेलेक्ट करेगी जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली यार, अगर तुमको कोई 10 रुपये दे रहा है और 20 एक पर्सन ए तुमको 10 रुपये दे रहा है और पर्सन बी तुमको 15 रुपये दे रहा है तो 15 रुपये वाले लोगे ना। अब हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो जाए रिवाइज, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। AB लिमिटेड issued 10,000 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ऑफ ₹100। पहला लाइन यहाँ तक खत्म हो गई, ठीक है। और उसके बाद 5 साल का पीरियड है रिडम्पशन का, और ये रिडम्पशन के टाइम ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप 10 शेयर ले सकते हो फॉर ईच डिवेंचर। Market price at the time of redemption would be ₹14. Growth rate is equal to 5% and tax would be 35%. ये ग्रोथ का क्या कॉन्सेप्ट है जरा मेरे को बताओ। ये क्वेश्चन अभी थोड़ा सा पेंडिंग रहेगा, अगर आप ट्राई कर सकते हो वेरी गुड। हम इस क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद करेंगे। अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वही चीज कॉन्सेप्ट यहां आ जाएगी, रिडीमेबल। यहां पर टैक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बिकॉज द
preference shareholders are paid dividend and not the interest, and the interest is chargeable against the profit earned by the company. फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर का फॉर एग्जाम्पल प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड, दिस इज कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। यहाँ पे भी थोड़ा सा सेम रहेगा रिडीमेबल में, फर्क सिर्फ इतना रहेगा प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड नंबर ऑफ ईयर्स, क्योंकि ये पर साल का आता ही है कॉस्ट, और नेट प्रोसीड प्लस रिडम्पशन वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज। ये इसलिए लिया गया नंबर ऑफ ईयर्स। मोर एग्जाम्पल, अगर 2014 में एक चीज़ की कॉस्ट 40 रुपये है और 2017 में उस चीज़ की कॉस्ट 70 रुपये हो जाती है, तो बताओ एक साल की कितने कॉस्ट इंक्रीज हुई। डिफरेंस लेके इसका एवरेज निकाल के 10 आ जाएगा। 40 प्लस 10 पहले साल 50, 50 प्लस 10 दूसरे साल में, और तीसरे साल में 60 प्लस 10 70। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं? अब हम इक्विटी शेयर की कॉस्ट लेंगे। इक्विटी शेयर की कॉस्ट लेंगे, बहुत ही सिंपल इक्विटी शेयर की कॉस्ट आ जाती है, बस कई सारे कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। पहला हमारे पास है डिविडेंड यील्ड मेथड, ये आ जाएगा D1 अपॉन P0, डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर और प्राइस राइट नाउ। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है डिविडेंड ग्रोथ मेथड, डिविडेंड ग्रोथ मेथड D1 P0 प्लस G। ये अज्यूम क्या, फॉर एग्जाम्पल ये 10% आई, ये अज्यूम किया जाता है कि डिविडेंड ग्रो करता रहेगा हर साल। 10% प्लस 10% ग्रोथ है, तो इसका 10% लेंगे, मतलब 10% प्लस 1% इज इक्वल टू 11%। ये ध्यान रखिएगा, लोग क्या करते हैं 10 प्लस 10 को प्लस कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। 10 इसका 10%। तीसरा अर्निंग मेथड, इसमें भी वही चीज लेंगे, EPS अपॉन MPS अर्निंग मेथड। ये आ जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। अब हमारी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का क्या मतलब होता है? रिटेन अर्निंग का कॉस्ट का मतलब क्या होता है? रिटेन अर्निंग देखो रिटेन अर्निंग आर द पार्ट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट दैट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स एंड केप्ट फॉर द रिकैपिटलाइजेशन पर्पज। इसका मतलब होता है नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। दूसरी चीज कैप्ट फॉर रिकैपिटलाइजेशन पर्पज, मतलब ये पैसा हम लोग बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट करने के लिए रखा है। फॉर एग्जाम्पल रिजर्व इन सरप्लस। सिंस द रिटेन अर्निंग डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटले, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द कॉस्ट, बिकॉज हम बाकी प्रीवियस केसेस में हम कैश आउटफ्लो डिवाइड बाई कैश इनफ्लो को लेते थे, पर इस केस में हम क्या करेंगे? अब मेरी बात आप लोग को ध्यान से सुनो। इसकी रिटेन अर्निंग की इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, मतलब ये इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब क्या है? यदि वो पैसा अगर हम शेयर होल्डर्स को बांट देते, शेयर होल्डर्स वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर देते, तो उनको उस पैसे पे रिटर्न मिलता, तो वो इंटरेस्ट उन्होंने फॉरगोन किया। So that is why retained earning has the implicit cost, because पैसों का ना जाना भी पैसों का आना होता है, और पैसों का ना आना भी पैसों का जाना होता है। एज पर, अब हम एक थिंकर का नाम लिखेंगे, एज पर वॉटसन, एज पर क्या दिख रहा है आपको? एज पर वॉटसन एंड ब्रिंगम। चिंगम याद रखिएगा,
नाम याद हो जाएगा, वॉटसन एंड ब्रिंगम। मतलब क्या, एक पिताजी ने अपने बेटे से पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? बेटा बोला, हम चिंगम खा रहे हैं। सो व्हाट सन, व्हाट आर यू डूइंग सन? सन सेज, आई एम डूइंग चिंगम, आई एम चिंग चिंगम। रिटेन अर्निंग कॉस्ट मतलब मीन्स द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, दैट मस्ट बी earned on investment financed by रिटेन अर्निंग। मतलब क्या, मान लीजिए वो कंपनी ने पैसा रखा और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया और उस बिजनेस से रिटर्न आ रहा है 5%, तो रिटेन अर्निंग की कॉस्ट मतलब 5% वो बेनिफिट देना चाह रही है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कंपनी 10,000 रुपये रखा था, कंपनी ने नहीं बांटा और रिटेन अर्निंग के रूप में रखा। ये 10,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किया, अब ये इन्वेस्ट हमको रिटर्न दे रही है 5%, तो हमें इसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। देखो, पहला मेथड तो होता है, दो तरह के मेथड होते हैं हमारे पास इसमें। पहला मेथड होता है एक्सटर्नल एक्सटर्नल यील्ड क्राइटेरियन मेथड। इसमें कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। दूसरा मेथड है, इसमें ये बोला जाता है कि डिविडेंड जो पैसा अगर मिल जाता, वो पैसा शेयर होल्डर को वो पैसा इन्वेस्ट कर देते। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन इज इक्वल टू के 1 माइनस टैक्स 1 माइनस कॉस्ट, जो भी फ्लोटेशन में कॉस्ट आई। हालांकि इसको अवॉइड करना है और इसको याद करना है। अब हमने सारी कॉस्ट समझ ली है। डेट पढ़ लिया, इक्विटी पढ़ लिया और प्रेफरेंस शेयर पढ़ लिया। अब हम चलते हैं अपने